नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र भूपेन ठाकरे स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीएस मंथन 88 पे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गणतंत्र, जो कि एमपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा की जो यूनिट फर्स्ट है उसमें ये दिया हुआ है और ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक भी है। गणतंत्र मीन्स रिपब्लिक, इसके विषय में आज हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। देख लीजिए, गण शब्द का शाब्दिक अर्थ समूह होता है। ठीक है, पहले यहाँ लिखा हुआ है गण शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, समूह होता है। वैदिक काल में गणतंत्र की अवधारणा वेदों की देन है। मतलब वैदिक काल में जो गणतंत्र है ये किसकी अवधारणा है, ये वेदों की अवधारणा है, वहीं से ये अवधारणा निकल कर आई है। गण शब्द का ऋग्वेद में 46 बार उल्लेख मिलता है। याद रखिएगा, गण शब्द का ऋग्वेद में 46 बार उल्लेख है। 4 वेदों में गणतंत्र के संबंध में सूत्र भी मिलते हैं। भारत गणतंत्र या लोकतंत्र कह लें, क्योंकि गणतंत्र और लोकतंत्र जो हैं समानार्थी हैं। भारत गणतंत्र की जननी है। अथर्ववेद में 9 बार गणतंत्र का उल्लेख मिलता है। मतलब गण शब्द का उल्लेख जो है ऋग्वेद में 46 बार और अथर्ववेद में 9 बार उल्लेख मिलता है। और ब्राह्मण ग्रंथ में गण शब्द का अनेक बार उल्लेख मिलता है। भारत जो है जनतांत्रिक व्यवस्था के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं। भारत में ही विश्व में पहली बार जनतांत्रिक व्यवस्था के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। ठीक है, गणतंत्र का मतलब क्या होता है, देख लीजिए, 2 शब्दों से मिलकर बना है गण धन तंत्र। मतलब जनता के द्वारा बनाया गया तंत्र या सिस्टम। जनता अपने लोगों में से ही अपने प्रतिनिधि को चुनती है तथा प्रतिनिधि के माध्यम से ही कार्य संपन्न किए जाते हैं। अब ठीक है, जनतांत्रिक व्यवस्था में यही होता है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में या जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में यही होता है कि लोग अपने बीच में से ही एक प्रतिनिधि को चुनते हैं। वो प्रतिनिधि जाता है और अपने क्षेत्र की समस्याओं को संसद के पटल पर रखता है, या कोई हमारा विधायक होता है वो भी हमारा प्रतिनिधि है, वो विधानसभा में जाकर हमारी बातें रखता है। अब सारे के सारे लोगों को तो नहीं ले जाया जा सकता, तो हम वोटिंग के माध्यम से अपने बीच में से ही लोगों को चुनकर भेजते हैं। ठीक, जनता का अप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व होता है। मतलब जनता डायरेक्ट शासन नहीं करती है, जनता अपने बीच में से ही लोगों को चुनकर भेजती है, वो लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रतिनिधि जनता का प्रतिनिधित्व करता है, बिल्कुल सही बात है। जनता ने प्रतिनिधि चुनी, बहुत सारे प्रतिनिधि मिलेंगे तो वो शासन या सरकार का निर्माण करेंगे। और शासन या सरकार क्या काम करेगी, जनता के हित में कल्याणकारी योजनाएं बनाएगी। इसी को ही हम लोकतंत्र कहते हैं। रामायण काल में देख लीजिए, अलग से है, इस बात को समझ लीजिए। रामायण काल में 9 महाजनपद हमको देखने को मिलते हैं। मगध, अंग, अवंती, अवंती मतलब उज्जैन, अनूप मतलब नर्मदा के तट पर महिष्मती, इसके अलावा सूरसेन, धनिप जो कि राजस्थान में है, पांड्य जो कि तमिल में है, बिहार विंध्य जो कि मध्य प्रदेश में है, और मलय जिसको हम मालाबार के नाम से जानते हैं। मालाबार मतलब केरल का हिस्सा। ठीक, विश्व का सबसे प्राचीनतम गणतंत्र वैशाली है। कौन सा है, वैशाली है। लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, मतलब ये बौद्ध काल की बात हो रही है। बौद्ध ग्रंथ महानिब्बान सूत्र और अवदान शतक में उल्लेख है कि भारत के कुछ क्षेत्रों में गणतंत्र था। मतलब ये बौद्ध ग्रंथ है महानिब्बान सूत्र और अवदान शतक, यहाँ पर उल्लेख मिलता है कि भारत के कुछ क्षेत्रों में गणतंत्र था। मतलब कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहाँ पर गणतंत्र मतलब जो है गणतंत्रात्मक व्यवस्था वहाँ पर थी। ग्रीक इतिहासकार डियोडोरस सिकुलस के अनुसार सिकंदर के आक्रमण के समय पश्चिमोत्तर भारत में कई क्षेत्रों में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। मतलब गणतंत्र व्यवस्था शामिल थी उस समय। अब जो सिकंदर था, या इसको हम अलेक्जेंड्रिया के नाम से भी जानते हैं, ये यूनान से आया था। तो इसके साथ में एक इतिहासकार था जिसका नाम था डियोडोरस, और उसने जब भारत का इतिहास लिखा तो उसने बताया कि उस समय जब आक्रमण हुआ तो उस आक्रमण के समय भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर गणतंत्र व्यवस्था मौजूद थी। अब हम देख लेते हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र तथा पाणिनि के अष्टाध्यायी में भी भारत में गणतंत्र व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। ठीक है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में और पाणिनि के अष्टाध्यायी में भी हमको ये गणतंत्रात्मक व्यवस्था देखने को मिलती है। ऐत्रेय ब्राह्मण
ग्रंथ में उल्लेख है कि उत्तर कुरुओं तथा उत्तर मदों में शासन के लिए समस्त समुदाय का अभिषेक किया जाता था। ठीक है, अब क्या लिखा है यहाँ पे देखिए, ऐत्रेय ब्राह्मण एक ग्रंथ है। इस ग्रंथ में जो है उत्तर के कुरुओं, मतलब कुरु ये वंश है, और उत्तर भारत में ही मदों ये भी वंश था, में समस्त समुदाय के लिए अभिषेक किया जाता था। ठीक है, शासन के लिए या शासन हेतु। तो अभिषेक करने का मतलब ये होता है कि सभी समुदाय के सभी लोगों का एक साथ में अभिषेक करना है। अभिषेक करना मतलब नहलाना या उनको चुनना। तो मतलब यहाँ से क्या पता चलता है कि यहाँ पर गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। इसी को लेकर एक समाजशास्त्री थे श्री काशी प्रसाद जायसवाल ने इस कथन को गणतंत्र व्यवस्था का प्रमाण माना है। ठीक है, किसके हिसाब से? ऐत्रेय ब्राह्मण में जो बात लिखी हुई है उसके हिसाब से जो है काशी प्रसाद जायसवाल ने क्या माना? इसको गणतंत्र व्यवस्था का प्रमाण माना है। ग्रीक राजदूत मेगास्थनीज ने भी शूद्रक, मालव और सीवी आदि गणराज्यों का उल्लेख अपनी पुस्तक इंडिका में किया है। अब ये जो मेगास्थनीज था ये किसका राजदूत था? ये था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत। और इसने कहाँ पर अपना जो था राजदूत होने का जो 12-13 साल तक ये रहा, ये किसके शासनकाल में रहा? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था और इसको भेजा किसने था? सेल्यूकस निकेटर ने। और सेल्यूकस निकेटर किसका सेनापति था? सेल्यूकस निकेटर सेनापति था सिकंदर का। ठीक, इस तरीके से बात रही। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 10 गणतंत्रों का अस्तित्व था जो संघों में गठित थे, और 2 संघों में ये कैसे थे? संगठित थे। ठीक है, अब ये 10 गणतंत्र कौन से थे इनको देख लेते हैं। और बात काय की हो रही? 6ठी शताब्दी मतलब बौद्ध काल की बात हो रही है, ये 10 गणतंत्रों की। तो इसमें थे कपिल वस्तु के शाक्य, भगवान गौतम बुद्ध इसी शाक्य वंश के थे। रामग्राम के कोली, रामग्राम के कोली, तो ये जो रामग्राम के जो कोली थे यहीं से थी भगवान बुद्ध की पत्नी यशोधरा। पिपली वन के मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य इसी मौर्य वंश से थे। पावा के मल्ल, ठीक है, तो यही मल्ल है जहाँ पर भगवान महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। कुशीनारा के मल्ल मतलब बुद्ध को यहाँ पर परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। अलकप के वुली, इसके अलावा वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के विदेह, इसके अलावा सुनसुमार पर्वत के मग और केशपुत के कलाम। इस तरीके से ये हमको 10 गणराज्य देखने को मिलते हैं, याद रखिएगा। और इसमें सबसे शक्तिशाली था लिच्छवी, है ना, और ये बहुत शक्तिशाली था और इसकी राजधानी थी वैशाली। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं ये ऊपर का पहला, दूसरा, तीसरा, है ना, मतलब कपिल वस्तु के साथ के रामग्राम के कोली, पिपली वन के मोरी। इसके अलावा हम लोग नीचे देख लेते हैं अलकप के वुली, लिच्छवी, मिथिला के विधे और सुनसुमार पर्वत के मग, और इसके अलावा केशपुत के कलाम। ये सब जो हैं एक संघ का निर्माण करते थे, इसका नाम था वज्जी। ये वज्जी और नीचे वज्जी, हालांकि एक साथ लिखना था मुझे, मैंने थोड़ा सा इसको आगे पीछे कर दिया। और एक और संघ बना पावा के मल और कुशीनारा के मल। ठीक है, इन्होंने भी अपना एक संघ बना लिया था। और याद रखिएगा जो भगवान महावीर स्वामी थे उनकी माता का नाम त्रिशला था, और लिच्छवी के जो राजा थे चेटक, वो चेटक की बहन थी, याद रखिएगा। तो लिच्छवी भगवान महावीर स्वामी का मामा गांव था, फिर समझ सकते हैं। ठीक, अब इन्होंने ये संघ क्यों बनाया इन 10 गणतंत्रों ने? इनको डर किससे था? मगध से, क्योंकि मगध उस समय 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली था, और उसके शक्तिशाली होने के बहुत सारे कारण थे। इससे पहले मैंने बहुत पुराने वीडियो में मगध के शक्तिशाली होने के कारण मैंने बताया, क्योंकि यहाँ पे हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश का यहाँ पे शासक था। उसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे रिसोर्सेस मौजूद थे, फिर यहाँ पर बहुत घने जंगल थे, पर्वत थे, जिसके कारण दुश्मन यहाँ डायरेक्ट आक्रमण नहीं कर पाते। तो बहुत सारे यहाँ पे ऐसे कारण रहे जो मगध को दूसरे महाजनपदों से ज़्यादा शक्तिशाली बनाते थे। तो उस समय के गणतंत्र और भारत के वर्तमान स्वरूप को हम लोग देखें तो भारत राज्यों का संघ है। भारत के संविधान में ये बात लिखित है। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, इनसे ही हमारे भारत का निर्माण हुआ है।
ठीक, ये संघ क्यों बनाए गए थे? क्योंकि डर किसका था? मगध का डर था। और मगध क्यों शक्तिशाली था उसके कारण भी मैंने आपको बता दिए। अब हम लोग कुछ चीज़ें और देख लेते हैं, है ना। महात्मा बुद्ध ने गणतंत्र की सफलता के 7 कारण बताए। पहला कारण ये था जल्दी जल्दी सभाएं करना तथा अधिकतम लोगों का उसमें भाग लेना। ठीक है, ये उस समय होता था। तो वर्तमान में क्या होता है कि कैबिनेट की मीटिंग होती रहती है, समय समय पर सांसदों की मीटिंग होती रहती है ताकि कुछ कानून बनाए जाए, कुछ नया कुछ किया जाए, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती रहती है। दूसरा है राज्य के कामों को मिलजुल कर करना। उस समय यही चीज़ें होती थी, राज्य के कामों को सब लोग मिलजुल कर करते थे। और आज की व्यवस्था क्या है? समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची, मतलब कामों का बंटवारा और सब अपने अपने काम को बखूबी अंजाम देते हैं। कानूनों का पालन करना, ठीक है, मतलब न्यायिक व्यवस्था की बात है। हम सभी लोग कानून का पालन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो कानून बना दी, हाई कोर्ट ने जो कानून बना दी, हम उसका पालन करते हैं। गवर्नमेंट ने अगर कोई रूल्स बनाया तो हम उसको फॉलो करते हैं। ठीक है। वृद्ध व्यक्तियों के विचारों का सम्मान करना। अब जो अनुभवी व्यक्ति है वो उसको जीवन का बहुत अच्छा ज्ञान है, तो हम ऐसे व्यक्तियों को क्या करें? सम्मान दें, उनके अनुभवों को सुने और उसको आत्मसात करें। तो हमारे लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में भी प्रावधान है कि हम ऐसे लोगों को स्थान दें ताकि उनके अनुभवों का फायदा सभी को मिल सके। महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ये सही बात है, ये तो एकदम सार्वभौमिक सत्य है कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि चाहे वो राजतंत्रात्मक प्रणाली हो या गणतंत्रात्मक प्रणाली हो, महिलाओं का सभी जगह सम्मान होना चाहिए। स्वधर्म में दृढ़ विश्वास रखना, मतलब पद के अनुरूप उत्तरदायित्वों का बोध होना और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना। ठीक है, जैसे अगर कोई टीचर है तो उसका कर्तव्य क्या है, उसका धर्म क्या है, क्योंकि भारतीय परिवेश में धर्म का मतलब कर्म से लगाया गया। राजधर्म, पुत्र धर्म, शिक्षक धर्म। तो एक शिक्षक का धर्म क्या है कि वो विद्यार्थियों को बेहतर तरीके से शिक्षा उपलब्ध कराए। उसके अलावा अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना। हर नागरिक को अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। भारतीय संविधान भी हमको मौलिक कर्तव्य देता है और हर व्यक्ति के जो मूल कर्तव्य हैं, मौलिक कर्तव्य हैं, वो उनको उनका पालन करना चाहिए। क्योंकि अगर हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन सही ढंग से करे तो आंतरिक रूप से देश की रक्षा होगी और हमारा देश सुदृढ़ बनेगा और कोई भी दुश्मन हम पर आसानी से आक्रमण नहीं कर पाएगा। इसलिए आंतरिक सुरक्षा जो है, इंटरनल सिक्योरिटी, किसी भी देश की बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि हम अगर मजबूत हैं तो बाहर वाला हमको नहीं हरा सकता, क्योंकि हराने के लिए तो बहुत लोग बैठे हुए हैं। ठीक, नोट करके बहुत सारी बातें हमने यहाँ लिखी हुई हैं। देखिए, महाभारत में भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के सूत्र मिलते हैं। इस काल में 16 महाजनपद और 200 जनपद की व्यवस्था थी। महाभारत में जरासंध और उसके सहयोगियों के राज्य को छोड़कर लगभग सभी राज्यों में गणतंत्र को महत्व दिया गया। अब थोड़ा सा देख लेते हैं। मगध का पहला राजा वृहद्रथ था, जिसका पुत्र था जरासंध। याद रखिएगा, मगध शुरू से ही शक्तिशाली जनपद रहा है। ठीक है, यहाँ का पहला राजा कौन हुआ? पहला शासक वृहद्रथ हुआ, और इसी वृहद्रथ का जो पुत्र था वो कौन था? जरासंध। और जरासंध की बेटी से भगवान कृष्ण के मामा कंस का विवाह हुआ था। मतलब जरासंध जो था कंस का ससुर था। जब भगवान कृष्ण ने कंस को मारा तो जरासंध नाराज हो गया कि कृष्ण तूने मेरे किसको मार दिया? दामाद को मार दिया। तो वो गुस्से में आकर बार बार क्या काम करता था? मथुरा पर आक्रमण करता था। तो भगवान कृष्ण अपनी खुद को और अपनी प्रजा को लेकर कहाँ चले गए? द्वारका चले गए। और उसी समय से भगवान कृष्ण का एक नाम भी पड़ गया, रणछोड़। अब यहाँ आपको याद आ गया होगा 3 इडियट पिक्चर में रणछोड़ दास छाछड़। तो जरासंध के बार बार आक्रमण से भगवान कृष्ण कहाँ भाग गए थे? भागे नहीं थे, मतलब वो चले गए थे, परेशान हो गए थे, क्योंकि उसको वरदान था कि भगवान कृष्ण उसको युद्ध में नहीं हरा सकते थे। ठीक है, और जो जरासंध है ये काफ़ी शक्तिशाली था। और बाद में इसका जो वध किसने किया था? भीम ने किया था, भगवान कृष्ण की इच्छा अनुसार। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं, बौद्ध काल में 16 महाजनपद थे। ठीक, तो जो 200 जनपद थे इन 16 महाजनपदों में शामिल हो गए। ठीक, इस तरीके की बात है। बौद्ध काल में वज्जी, लिच्छवी, वैशाली, व्रजक, मल्लक, मदक, सोमवस्ती, कंबोज जैसे गणतंत्र, संघ, लोकतांत्रिक व्यवस्था के उदाहरण हैं। जितने भी मैंने नाम बताया ये बौद्ध काल के क्या थे?
गणराज्य थे या गणतंत्रात्मक प्रणाली के हिस्सा थे। वैशाली के पहले राजा विशाल को चुनाव के द्वारा चुना गया था। मतलब जो वैशाली के जो पहले राजा विशाल थे उनको भी चुनाव के द्वारा चुना गया था। जैसे आज चुनाव होता है तो उस समय भी चुनाव हुआ था और इनको चुना गया था। अन्य गणतंत्र भी शामिल थे, इसमें अटल, अराट, मालव, मिसोई आदि शामिल थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दो तरह के गणतंत्र या गणराज्य हमको देखने को मिलते हैं। एक है अयुध्य और दूसरा है श्रेणी। अयुध्य गणराज्य और श्रेणी गणराज्य। अयुध्य गणराज्य ऐसा गणराज्य जिसमें केवल राजा ही निर्णय लेता है। सही बात है। तो मान लो मोदी जी को हम लोगों ने चुना है, वो हमारे राजा हैं समझ लीजिए, और वो जो भी निर्णय लेंगे अपने स्वतंत्र रूप से बगैर मंत्री परिषद या कैबिनेट से वो सलाह लिए तो वो स्वयं उसको लागू कर देंगे, कोई उस पर ना नुकुरी नहीं करेगा। ठीक। और श्रेणी में क्या होता है, जिसमें हर कोई भाग ले सकता है, मतलब सभी के निर्णय सर्वमान्य होते हैं, सबकी बात सुनी जाती है, ये श्रेणी गणराज्य कहलाता है। अवंतिका के राजा विक्रमादित्य चतुर्थ का राज्य सबसे बड़ा गणतांत्रिक राज्य माना जाता है। अवंती मतलब उज्जैन के जो राजा विक्रमादित्य चतुर्थ थे उनका राज्य सबसे शक्तिशाली गणतांत्रिक राज्य माना जाता है। अब गणराज्य के कालखंड हम देख लेते हैं। भारत में वैदिक काल से लेकर 4वीं-5वीं शताब्दी तक बड़े पैमाने पर जनतांत्रिक व्यवस्था रही। इस युग को सामान्यतः 3 भागों में बांटा गया। तो पहला जो है 450 ईसा पूर्व, इसमें पीपली वन के मौर्य, कुशीनगर और काशी के मल, इसके अलावा कपिल वस्तु के शाक्य, मिथिला के विदे और वैशाली के लिच्छवी शामिल थे। जो दूसरा युग हमको देखने को मिलता है वो 300 BC या 300 ईसा पूर्व के आसपास। इसमें अटल, अराट, मालव, मिसोई नामक गणराज्यों का उल्लेख मिलता है, मतलब 300 ईसा पूर्व। और तीसरा युग जो आता है वो 350 AD मतलब 350 ईस्वी के लगभग आता है। इसमें पंजाब, राजपूताना, मालव के अनेक गणराज्यों की चर्चा, जिनमें यौधेय, मालव, वृषणी संघ विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तो इस तरीके से आज का एक छोटा सा प्रयास था गणतंत्र के विषय में। आई होप कि ये मेरा प्रयास आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।